बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक नर जनन तंत्र के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2022 का जो पहला यूनिट है जनन, पहले बच्चों जनन में 4 अध्याय होते थे, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम 2022 में जो पहला अध्याय है, ठीक है, वह पहला अध्याय को कट कर दिया गया है। अब बोर्ड एग्जाम 2022 जो जनन यूनिट है, ठीक है, उससे 3 अध्याय आएंगे, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। इन अध्याय 3 से आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 14 नंबर का प्रश्न आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका है नर जनन तंत्र। तो बच्चों, हम नर जनन तंत्र जो आपका अध्याय 3 में आता है, इसका हम अध्ययन करेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो 2022 में होने वाला है। उसके साथ साथ कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, आप देने जा रहे हैं, नीट आदि कोई भी एग्जाम, उसमें भी आपको यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये। और आप जिस एज में हैं बच्चों, ठीक है, आपको, क्योंकि आप अपने शरीर के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इसके विषय में जानकारी रखना भी आपके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। क्योंकि जो सेक्स एजुकेशन है, ठीक है, उसकी शिक्षा हम लोग नहीं देते हैं बच्चों, सही ढंग से नहीं देते हैं, ठीक है, इसको हम गुप्त रखते हैं। इसलिए इससे संबंधित जो रोग होता है बच्चों, हम उसे गुप्त रोग कहते हैं। देखिए, बड़े बड़े दीवारों पर पोस्टर लगे होते हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ, अर्थात इसको इतना हवा उन्होंने बना दिया है, ठीक है। जैसे हम अपने जो है आंख के विषय में, नाक के विषय में, कान के विषय में, ठीक है, अगर हम जानकारी आपको देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम जो है सेक्स एजुकेशन के विषय में हम जानकारी क्यों नहीं देते बच्चों को, जिससे बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं और वह गुप्त रोग के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, इसके विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो आज टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, नर जनन तंत्र, जो है यह बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम तथा आप स्वयं अपने जानकारी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले बच्चों हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में नर जनन तंत्र से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न तो यही आता है, जो इसमें नर जनन तंत्र है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जो पहला प्रकार का प्रश्न है नर जनन तंत्र, ठीक है, जो अध्याय 3 का जो है मानव जनन है, मानव जनन में जो नर जनन तंत्र है, उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो बच्चों यही कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, अर्थात इनका चित्र बनाइए और जो है लैंगिक अंग में जो इसमें दर्शाए गए हैं उनका नाम लिखिए, ठीक है। या शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की जो है सचित्र वर्णन कीजिए, जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उसका आपको चित्र बनाने के लिए आ जाता है। तीसरा, जो शुक्र जनक नलिका है, उसके अनुपस्थ काट का चित्र, ठीक है। यह जो है नर जनन तंत्र जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इससे जो है जो चित्र से संबंधित, डायग्राम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, यह 3 चित्र जो है नर जनन तंत्र से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो मैंने जो है पहला चित्र जो बनाया है नर जनन तंत्र, यहां मैंने इसका चित्र बना दिया है बच्चों, अच्छे से आप इसका अभ्यास करें, ठीक है, और इनके अंगों का नाम लिखें। उसके बाद शुक्राणु की संरचना तथा शुक्र जनक नलिका के अनुपस्थ काट के चित्र की संरचना, उनका चित्र भी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों यही बनता है कि नर जनन तंत्र का डायग्राम बनाइए, अर्थात इनका सचित्र वर्णन कीजिए।
तो बच्चों यह नर जनन तंत्र का, ठीक है, सचित्र, देखिए यह पूरा चित्र बनाया गया है आपका, और इसके सभी अंगों का नाम भी दिया गया है। इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका जो चित्र बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से इस चित्र को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का मैंने पहला प्रश्न देख लिया, अन्य कंपटीशन एग्जाम और अपनी नॉलेज के विषय में आगे देखते हैं, और उस पर विस्तार से पूरा हम जो है नर जनन तंत्र के विषय में आज अध्ययन करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं आगे हम जो है देखेंगे। पहला जो है प्रकार का जो प्रश्न है वो तो मैंने बता दिया, आगे किस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए नर जनन तंत्र का हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों नर जनन तंत्र, आपको पता है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, और मानव में एक नर होता है और दूसरा मादा। उसको में भी आपने देखा है, एक नर दूसरा मादा। यहां पर मानव में नर अर्थात पुरुष, मादा स्त्री, दो अलग अलग जो है, ठीक है, जनकों की आवश्यकता इसमें होती है, जिसको हम जननांग, एक जो है हेडिंग आता है बच्चों, जननांग किसे कहते हैं। जननांग बच्चों वह अंग होता है जो लैंगिक अंग में भाग लेता है। जननांग किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिए, जननांग किसे कहते हैं। जननांग वह अंग होता है बच्चों जो लैंगिक अंग में भाग लेता है, उसे हम जननांग कहते हैं। बच्चों यह जननांग दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका प्राथमिक लैंगिक जनन होता है और दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग होता है, ठीक है बच्चों। तो प्राथमिक, यहां ध्यान दीजिए, जो आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है, यह प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग बच्चों वह अंग होता है जो लैंगिक अंग में सीधे भाग लेता है, ठीक है, उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अर्थात जिस अंग में, ठीक है, नर युग्मक का निर्माण होता है उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। और आपको पता है बच्चों कि जो आपका नर है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नर युग्मक है, ठीक है, वह नर के किस अंग में बनता है, तो बच्चों जो नर युग्मक है, नर युग्मक को हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण कहां पर होता है बच्चों, उसका निर्माण विसर्ण में होता है, और विसर्ण को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो जो नर युग्मक है, प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, तो नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण कहां होता है, विसर्ण या टेस्टिस में होता है। और मादा में पूछा जाए तो बच्चों, मादा में जो मादा युग्मक है उसको हम अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं, ठीक है। उसका निर्माण कहां होता है, उसका निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है, ओवरी में जो होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हमने देख लिया कि दो प्रकार के अंग जो है यहां बांटे गए हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग वह अंग होते हैं जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, या लिख सकते हैं जो सीधे लैंगिक अंग में, ठीक है, भाग लेता है। वह अंग जो लैंगिक अंग में सीधे भाग लेता है, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाता है। नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है बच्चों, उसे हम विसर्ण कहते हैं, उसे हम विसर्ण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम टेस्टिस कहते हैं, विसर्ण या टेस्टिस, ठीक है बच्चों। तो जो यह विसर्ण या टेस्टिस है वह नर में, ठीक है, एक जोड़ी होता है, अर्थात दो पाए जाते हैं,
आपके विषण। ठीक है, और विषण में क्या क्या होता है बच्चों? तो विषण जो है बच्चों, इसमें जो है विषण में अर्थात टेस्टिस में हमारा शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु या इसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरा, नर हार्मोन्स भी स्रावित होता है विषण में, नर हार्मोन्स। दूसरा जो आपका नर हार्मोन्स है, ठीक है, नर हार्मोन्स भी स्रावित होता है। वह नर हार्मोन्स क्या है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन्स जो है बच्चों वह आपका है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या एंड्रोजन, यह दोनों बच्चों नर हार्मोन्स है। ठीक है, इनका स्रावन होता है, स्रावित होता है। कहां पर स्रावित होता है? यह आपके विषण में होता है। विषण में कहां स्रावित होता है? तो आगे हम देखेंगे कि विषण में कहां स्रावित होता है। यह आपका नर हार्मोन्स। ठीक है, आगे हम यह भी देखेंगे कि जो है लड़कों में दाढ़ी मूंछ कैसे आता है। ठीक है, स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म और वीर सीमेन में क्या अंतर होता है, बालक जो है लड़कियों की ओर क्यों आकर्षित होता है, जो बैल होता है वह गायों की ओर क्यों आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, रात को सोते समय जो सफेद या चिपचिपे पदार्थ अचानक क्यों गिरने लगते हैं, जिसको हम नाइट फॉल कहते हैं, आदि इन सभी के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हमने देख लिया कि बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग वह अंग होता है जो लैंगिक अंग में सीधे भाग लेता है, अर्थात जिसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विषण या टेस्टिस कहते हैं। ये देखिए बच्चों, यह आपका चित्र बनाया गया है। ठीक है, और मैंने कहा कि जो विषण है, टेस्टिस है, वह आपका एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, यह एक जोड़ी विषण या टेस्टिस पाया जाता है। बच्चों शंका होगा आपके दिमाग में ही, यह विषण या टेस्टिस क्या है? ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप जो है देखिए, उनके नंगे घूमते हैं। ठीक है, तो जो उदर गुहा होता है, जो नाभि होती है आपकी, उसके नीचे जो है दोनों जांघों के बीच, ठीक है, जो लटका हुआ भाग होता है, ठीक है, वही क्या होता है? विषण होता है। और बच्चों हमें जो है अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए यह आपका विषण है और यह देखिए सीसन बनाया गया है, सीसन या पेनिस। अक्सर हम लोग सीसन या पेनिस को ही, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग मान बैठते हैं, लेकिन बच्चों यह सीसन या पेनिस प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है, क्योंकि इस पेनिस में न शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें न शुक्राणु बनाने का कोई योगदान पेनिस का नहीं। ठीक है, तो पेनिस का क्या कार्य होता है आगे हम अध्ययन करेंगे। अभी आप यहां यह जाने कि जो पेनिस या सीसन है यह प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है, बल्कि यह द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग है। यह लैंगिक अंग में योगदान देता है, सीधे भाग नहीं लेता। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम देख रहे थे प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको हम विषण कहते हैं। और यह विषण जो है बच्चों, यह जो है आपका दो होता है। बच्चों यह जो विषण है वह विषण कोश में, विषण जो है विषण कोश में शरीर के बाहर पाया जाता है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि क्यों विषण विषण कोश में शरीर के बाहर पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? जबकि मादा में देखेंगे तो मादा में ऐसा नहीं होता। जो अंडाशय है उसका, जो प्राथमिक जनन अंग है मादा का अंडाशय, वह शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग विषण है वह शरीर के बाहर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों कि जो आपका स्पर्म है, शुक्राणु है, ठीक है, वह उसको बनने के लिए,
शुक्राणु या स्पर्म बनने के लिए जो आपके शरीर का टेम्परेचर है, उस शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी आपका शुक्राणु या स्पर्म जो है बनेगा। इसलिए बच्चों आपका विषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, मैंने विषण और विषण कोश 2 बात कर रहे हैं। ध्यान रखिए बच्चों, विषण या विषण कोश क्या होता है, मैं 2 बात यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यह आपका जो है इस तरह से यह आपका विषण है। विषण आपको पता है बच्चों, यह जो है एक जोड़ी होता है, यह आपका विषण है। और इस विषण के ठीक है चारों तरफ एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा मांस की एक संरचना होती है। यही थैलीनुमा जो मांस की संरचना होती है, इसी को हम विषण कोश कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को विषण कोश कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये क्या है? यह विषण है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कहा विषण कोश में शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि शरीर के टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसलिए विषण कोश में शरीर के बाहर स्थित होता है। एक चीज और ध्यान दें बच्चों, प्रारंभ में अर्थात हमारे जन्म के पहले जो विषण है वह उदर गुहा में स्थित होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जो विषण है टेस्टिस है, ठीक है, हमारे जन्म के पहले अर्थात 7 महीना गर्भावधि के 7वां महीने के पहले तक जो हमारा विषण होता है वह उदर गुहा में स्थित होता है। आइए उदर गुहा कहाँ होता है? जो बच्चों आपकी नाभि होती है ना, नाभि के नीचे यह उदर गुहा होता है। तो जब बच्चा जो है गर्भावधि में होता है, मां के गर्भ में होता है, तो 7 महीने तक जो है जो विषण होता है, ठीक है, वह उदर गुहा में स्थित होता है। लेकिन उसके बाद जो विषण जो है वह विषण निकलकर उदर गुहा से निकलकर कहा जाता है? विषण कोश में आ जाता है। कैसे आ जाता है? उसके लिए एक नली होती है जिसको हम वंछक नली कहते हैं। कौन सी नली है बच्चों? ध्यान रखिएगा, वह कौन सी नली है, उस नली को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उस नली को हम लोग कहते हैं वंछक। ठीक है, वंछक जो है नली होती है। इस वंछक नली के द्वारा जब 7 महीने बाद गर्भावधि के 7 महीने बाद इस वंछक नली से जो विषण है, ठीक है, विषण यह जो है उदर गुहा से निकलकर कहा आ जाता है? विषण कोश में आ जाता है। किसकी सहायता से? वंछक नली की सहायता से। ठीक है, अब जब विषण जो है विषण कोश में आ जाता है तो यह जो वंछक नली है वह बंद हो जाता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि किसी शिशु में, किसी बच्चे में जो आपका विषण है वह उदर गुहा से, ठीक है, विषण कोश में न आ पाए, अर्थात जो है आपका जो विषण है टेस्टिस है वह उदर गुहा में ही हो, तो क्या होगा बच्चों? तब होगा यह कि क्योंकि यदि विषण उदर गुहा में होगा, उदर गुहा में स्थित होगा, ठीक है, तो उस शिशु का या उस लड़के को स्पर्म नहीं बनेगा। और जब स्पर्म ही नहीं बनेगा, स्पर्म क्या है बच्चों? स्पर्म नर युग्मक है। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं, ठीक है, उसी को निषेचन कहते हैं और उसी से भ्रूण का निर्माण होता है। जब उस बच्चे में स्पर्म ही नहीं बनेगा तो नया संतान वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो है जीव ऐसे हैं जैसे हाथी, व्हेल, इनका जो विषण होता है वह उदर गुहा में ही स्थित होता है।
तो इतना समझ में आया बच्चों। देखिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं बच्चों। कोई भी एग्जाम हो आपका, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम 2022 हो, कोई भी एग्जाम नीट या कोई भी मेडिकल का एग्जाम हो, ठीक है, अगर आप ध्यान से, हम जो आपको अध्ययन करा रहे हैं रेगुलर ये सीरीज चलेगी, यदि आप इसको ध्यान से अध्ययन कर लिया तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं, ठीक है, जो आसानी से आप उसको क्वालिफाई न कर पाए। जहां तक बोर्ड एग्जाम 2022 की बात रही बच्चों, यदि आपने ढंग से पढ़ा, ठीक है, तो आप 85% के ऊपर अंक पाएंगे, यह मेरी गारंटी है। लेकिन आप उसे सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो। मैंने कहा जो है कि नर जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन, तो इसको आप चित्र बनाना सीखें, ठीक है, चित्र के कैसे जो है इनके नामों को लिखा जाता है, ठीक है, वह याद करें। अभी हम एक एक अंग अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको विस्तार से अभी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अध्ययन करेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2022 में निसंकोच आपका 85% के ऊपर अंक आना तय है। चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो है विसर्ग कोश के अंदर स्थित होता है, ठीक है, क्यों वह शरीर के बाहर स्थित होता है, यह भी मैंने देख लिया। अब विसर्ग का कार्य क्या है यह ध्यान रखिए। विसर्ग जो है, विसर्ग में क्या क्या जो है इसका निर्माण होता है, यह भी हमने देखा कि विसर्ग में जो है शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, और दूसरा देखा कि इसमें टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन्स जो है स्रावित होता है। अब यह टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन विसर्ग में, ठीक है, कहां पर जो है यह हार्मोन स्रावित होता है, इसके विषय में भी अभी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, और इनका कार्य क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन इस हार्मोन का कार्य क्या है यह भी देखेंगे। तो पहले हम आ जाए यह विसर्ग। बच्चों यदि हम यह विसर्ग को देखें तो इस विसर्ग को, जो विसर्ग है इसके अंदर की संरचना देखें तो इस विसर्ग में 250 पाली होती है, कक्ष होता है, ठीक है, कंपार्टमेंट होता है। कितना होता है? 250। एक विसर्ग में 250 कक्ष, पाली या कंपार्टमेंट होता है, जो भी नाम आपका है, ठीक है। तो 250 जो है पाली होता है, और प्रत्येक पाली में बच्चों 2 से 3, ठीक है, शुक्र जनक नलिका होता है। क्या होता है? शुक्र जनक नलिका। ध्यान रखिएगा बच्चों, यही शुक्र जनक नलिका है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने तो देख लिया कि विसर्ग में स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन विसर्ग में कहां स्पर्म का निर्माण होता है? तो विसर्ग में, ठीक है, जो शुक्र जनक नलिका है, इन्हीं से स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, शुक्राणु जनन में, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम कहते हैं। किस तरह से जो है शुक्र जनन जो है, जो नलिका है, उससे किस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसी को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। यहां पर यह ध्यान दें बच्चों कि जो आपका स्पर्म है, ठीक है, वह विसर्ग में कहां बनता है? तो विसर्ग में यह शुक्र जनक नलिका होती है, उसी से जो है आपका स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो शुक्र जनक नलिका है, आगे हम पढ़ेंगे, और आपके बोर्ड के एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए भी आता है कि शुक्र जनन नलिका का अनुपस्थ काट का चित्र बनाएं, ठीक है। मैंने 3 डायग्राम जो है शुक्र जनन तंत्र में बताया, जो आपका नर जनन तंत्र में मैंने 3 डायग्राम या 3 चित्र बताया कि आपको तैयार करना है, ठीक है। तो दूसरा चित्र जो हम आपको बता रहे हैं शुक्र जनक नलिका के अनुपस्थ काट का चित्र, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। जो ये शुक्र जनक नलिका है, अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह गोल जैसी संरचना इसमें हो जाती है, आगे देखेंगे। और इसमें 2 कोशिकाएं होती है, एक शुक्र जन कोशिका और दूसरा सर्टोली कोशिका। जो शुक्र जन कोशिका है, ठीक है, उसी से स्पर्म का निर्माण होता है, और जो सर्टोली कोशिका है, वह जो स्पर्म है, ठीक है, उसको पोषण प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिए कि जो आपके देखें जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 पाली या कक्ष होते हैं,
और प्रत्येक पाली या कक्ष में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। और इस शुक्रजनक नलिका के बीच में यहाँ देखिए जगह जगह जो है यह रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। यह जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के कारण इसका नाम पड़ा अंतराराली कोशिका। अंतराराली कोशिका, यह जो जगह जगह जो शुक्रजनक नलिका है, एक पाली में 2 या 3 जो है आपके शुक्रजनक नलिका है और इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है और उस जो है रिक्त स्थान को अर्थात उस रिक्त स्थान में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ सेल होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं क्या बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं अंतराली कोशिका। यह होता है अंतराली कोशिका और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोशिका। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारा जो है विषय है टेस्टिस है, ठीक है, उसमें जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है और इस जो शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं और उस रिक्त स्थानों पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे हम अंतराली कोशिका या इंग्लिश में लीडिंग कोशिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने कहा था कि यह प्रश्न पूछा जाए कि जो नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन स्रावित होता है, ठीक है, वह विसर में कहां स्रावित होता है? तो बच्चों वह विसर में इसी अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन कोशिका स्रावित होता है। यही जो है नर हार्मोन स्रावित करता है और यही नर हार्मोन्स, ठीक है, क्या करता है, जब यह जो हार्मोन स्रावित करने लगता है तब यौना अवस्था आ जाता है। समझ लीजिए यह कब स्रावित होता है, यह यौना अवस्था में स्रावित होता है। अगले अध्याय में मैंने जो है इसका अध्ययन किया है, ठीक है, पहले अध्याय में जो यौना अवस्था है, जब किशोरावस्था समाप्त होता है और यौना अवस्था आता है तो इस यौना अवस्था में क्या होता है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि का विकास होता है, ठीक है, बच्चे या शिशु की लंबाई में अधिक वृद्धि होती है। लेकिन जब यौना अवस्था आता है तो शारीरिक वृद्धि मंद हो जाती है, ठीक है, और इनका निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो जब इन हार्मोन स्रावित होने लगता है अर्थात आपका यौना अवस्था या यौनारंभ जिसको बोलते हैं यौनारंभ, इसी समय यौनारंभ में ही विसर्ग में, ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है और इसी यौनारंभ में आपका टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और इन्हीं के कारण बच्चों में दाढ़ी और मूछ आने लगती है। अर्थात जो टेस्टोस्टेरोन, जो आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है, यह प्राथमिक द्वितीयक लक्षण है। प्राथमिक द्वितीयक लक्षण कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन को, प्राथमिक द्वितीयक लक्षण, क्योंकि यह जो है इन्हीं हार्मोन्स के कारण, ठीक है, बालकों में दाढ़ी मूछ आने लगता है। और जो यह टेस्टोस्टेरोन है बच्चों, यह क्या करता है, इसी के कारण, ठीक है, बच्चे जो है, बालक जो है लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उत्तेजित होते हैं उनकी तरफ। किसके कारण, इसी हार्मोन्स के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है बच्चों। तो यही जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन है, इन्हीं के कारण बालकों में दाढ़ी मूछ आता है तथा इन्हीं के कारण जो है क्या होते हैं, जो बच्चे हैं वह लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, यदि जो है हमने देखा कि जो है विषय होता है, तो यदि जो है किसी ने, ठीक है, अक्सर जानवरों में हम देखते हैं कि यदि इनके विषय को ही निकाल दिया जाए तो क्या होगा, इनके विषय को ही निकाल दिया जाए तो क्या होगा। यह मनुष्यों में नहीं होता, मनुष्य में ऐसा नहीं किया जाता, हाँ, लेकिन बैल देखेंगे, बैल में यह किया जाता है, इनके विषय को, जिसको हम बोलते हैं बैल को,
जैसे मनुष्य में जो नसबंदी होता है वो दूसरा होता है, नसबंदी में इसको विसर्ग को नहीं निकालते, विसर्ग रहता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो मनुष्यों में नसबंदी होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन जो है हम जंतुओं में देखते हैं जैसे बैल आदि में, तो जो आपका विसर्ग होता है उस विसर्ग को ही निकाल देते हैं। जब विसर्ग को निकाल देंगे तो क्या होगा, न इसमें स्पर्म बनेगा और न आपका टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन का निर्माण होगा। जब टेस्टोस्टेरॉन ही नहीं रहेगा तब वह बैल जो है गायों की ओर आकर्षित नहीं होगा। इसलिए जो बैल होते हैं वह गाय की ओर आकर्षित नहीं। ठीक है, क्योंकि उनको जो है उनका जो विषय है वह निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर यदि जो है विसरण जो है नहीं है तो उस व्यक्ति में, मनुष्य में नहीं होता, जंतुओं में, तो वह जो क्या होता है, वह जो है अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, और वह, ठीक है, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो यह हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह तो रहा आपका जो है प्राथमिक लैंगिक अंग विसर्ग के संबंधित। और यह भी थोड़ा सा यहां देख लें, हम आपको बच्चों एक एक चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम हो, आप अच्छे से अगर तैयारी करेंगे, अच्छे से अध्ययन यहां करेंगे, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जो आपसे छूट जाए। तो यह जो विसर्ग है बच्चों, कभी जो पूछता है कि यह विसर्ग कि इनकी लंबाई, चौड़ाई या इनका भार कितना होता है। तो जो विसर्ग है बच्चों, इस विसर्ग की लंबाई 4 से 5 सेमी होता है। और यदि इनकी मोटाई देखा जाए तो इनकी मोटाई जो है 2.5 सेमी होता है। और यदि इनका भार, इनका वजन देखा जाए तो यह 20 से 25 जो है ग्राम का इनका भार होता है। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग के विषय में विशेष रूप से बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विसर्ग। आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम 2022 में, महत्वपूर्ण टॉपिक में यह भी टॉपिक है कि विसर्ग से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको विसर्ग के विषय में मैंने सब बता दिया। ठीक है, यह जो है आपका अलग से मैंने विसर्ग का चित्र बना दिया। यह एक जोड़ी होता है विसर्ग में। ठीक है, और जो है इनका जो है जो विसर्ग है वह विसर्ग कोश में जो है 2 से 2.5 डिग्री जो है इनका टेम्परेचर कम होता है। यह शरीर के बाहर स्थित होता है। विसर्ग में ही जो है हमारे स्पर्म का निर्माण होता है, नर हार्मोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, और जो है ये आपको बता दिया कि ये इसमें 250 कंपार्टमेंट या पाली होता है। प्रत्येक पाली में 2 से 3 जो है शुक्रजन नलिका होता है। और इसी शुक्रजन नलिका के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लीडिंग कोशिका कहते हैं। और इसी लीडिंग कोशिका में नर हार्मोन्स का निर्माण होता है। ये सभी अध्ययन हमने जो है विसर्ग के विषय में देख लिया, जो है आपका नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग था उसके विषय में पढ़ लिया। और इसकी अतिरिक्त जो भी संरचनाएं हैं बच्चों, वह आपका द्वितीयक व सहायक लैंगिक अंग के अंतर्गत आता है। द्वितीयक या जो सहायक लैंगिक अंग है, इसमें जो है भी 2 भाग होते हैं। एक नलिका होती है और दूसरी ग्रंथियां। तो जो आपकी नलिका होती है, ध्यान रखिए कौन कौन सी नलिका है। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग क्या होते हैं। द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग जो है लैंगिक अंग में, ठीक है, सीधे भाग तो नहीं लेते लेकिन उसमें कुछ सहायता करते हैं, उसे हम द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। इनको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक जो है आपका जो है द्वितीयक या सहायक नलिकाएं और दूसरा द्वितीयक या सहायक ग्रंथि। तो नलिकाएं कितनी होती हैं बच्चों, जो नलिकाएं विभाजित किया गया है। पहली जो है आपकी नलिका है वह है, क्रम से याद करेंगे बच्चों, क्रम से याद करेंगे। पहला जो है विसर्ग जालक। विसर्ग जालक जिसको इंग्लिश में रीढ़ टेस्टिस बोलते हैं, रीढ़ टेस्टिस, विसर्ग जालक। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे शुक्रवाहिका, इंग्लिश में वास एफरेंसिया। तीसरा अर्ध विसर्ग, इंग्लिश में एपिडिडाइमिस। और चौथा शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंसिया। ठीक है, ध्यान रखिए यहां वास डिफरेंसिया है और यहां पर वास इफरेंसिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में यह 4 नलिका होता है और इन चारों नलिकाओं को बच्चों इस क्रम में अगर याद करेंगे तो आपसे नहीं होगा।
चलिए देखते हैं इस क्रम में। देखिए पहले तो आपका जो है यह आपका विसर्ग हो गया। विसर्ग में मैंने बताया कि जो है आपके 250 कंपार्टमेंट या पाली होते हैं। प्रत्येक पाली में दो से तीन क्या होता है, शुक्रजनक नलिका। अब ध्यान रखिएगा, यह जो शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका से जो नलिकाएं निकली होती हैं, ठीक है, जो नलिकाएं निकली होती हैं गुच्छों के रूप में, देखिए यह नलिका यहाँ पर यह निकली हुई है, ठीक है, इसी को विसर्ग जालक, एक जाल जैसी संरचना हो जाती है। 250 कंपार्टमेंट कक्ष है और उन सभी 250 कंपार्टमेंट और कक्ष से क्या निकलते हैं, यह जो है नलिका निकली होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग जालक या रीढ़ टेस्टिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक जो भी है यह एक ही नलिका है, एक ही नलिका है और एक ही इस नलिका का, ठीक है, अलग अलग इनका नाम है। कुछ जगह इनको कुछ अलग नाम से जो है पुकारा जाता है, कुछ जगह इनको अलग नाम से। तो यह है एक नलिका ही, यह ध्यान रखिएगा बच्चों। तो शुक्रजन जो आपकी नलिका है उससे जो नलिका निकलती है, उससे जो नलिका पहले निकलती है, उसी नलिका को विसर्ग जालक कहते हैं। जालक क्या है, अर्थात जो नलिकाएं हैं एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। 250 कंपार्टमेंट है कक्ष से, तो सभी से नलिकाएं निकलती हैं, तो एक जो है जाल की तरह जो है संरचना हो जाती है, इसीलिए इसको विसर्ग जालक कहते हैं, रीढ़ टेस्टिस कहते हैं। अब विसर्ग जालक या रीढ़ टेस्टिस, ठीक है, जो नली ऊपर की ओर निकली होती है, ठीक है, यह 20 से 25 की संख्या में होती है। 20 से 25 की संख्या में जो है यह नली होती है, जो विसर्ग जालक से जो है निकली होती है, ऊपर की ओर निकली होती है, उसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। इंग्लिश में इसी को हम वासा इफरेंसिया भी कहते हैं, ठीक है, वासा इफरेंसिया। अब ध्यान रखिए, मैंने क्या बताया बच्चों, शुक्रजन नलिका से जो नलिका निकली होती है उसे विसर्ग जालक, विसर्ग जालक से जो नली निकली है उसे हम शुक्रवाहिका। और यह शुक्रवाहिका, ठीक है, कहां जाकर खुलती है, यह खुलती है अधिविसर्ग में। यह देखिए अधिविसर्ग है, ठीक है, यह अधिविसर्ग है, जो इसको जो विसर्ग है चारों तरफ से जो है इसको क्या है, इसको घेरी हुई है अधिविसर्ग, अर्थात जो है विसर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है अधिविसर्ग। ध्यान रखिएगा, अधिविसर्ग के कार्य पूछता है, तो अधिविसर्ग का कार्य क्या है, यह विसर्ग को क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, चारों तरफ से जो है यह घिरे रहता है अधिविसर्ग। और क्या होता है, अधिविसर्ग में जो स्पर्म यहां पर बना, स्पर्म जो है आपका शुक्रजन नलिका में बना, वहां से जो है कहां पर आया, जो स्पर्म विसर्ग जालक में आया, विसर्ग जालक से कहा गया, यह शुक्रवाहिका में आया और शुक्रवाहिका से कहा गया, शुक्रवाहिका से आ गया अधिविसर्ग में, ठीक है, स्पर्म अधिविसर्ग में आ गया और इसी अधिविसर्ग में, अधिविसर्ग अर्थात इंग्लिश में इसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। इसे एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है वह परिपक्व होता है। एपिडिडाइमिस या अधिविसर्ग का कार्य पूछता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण है कि अधिविसर्ग का कार्य लिखिए। तो अधिविसर्ग का कार्य क्या है, अधिविसर्ग का कार्य यह है बच्चों, क्योंकि इसमें जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वह परिपक्व होता है, पहला कारण। दूसरा, यह जो है स्पर्म या शुक्राणु को, ठीक है, ठहरने या संग्रह करने का स्थान देता है, अर्थात यहां पर स्पर्म जो है क्या होता है, संग्रह होता है, एकत्रित होता है, अर्थात शुक्राणु को ठहरने का स्थान कौन सा है, अधिविसर्ग एपिडिडाइमिस। यहीं पर शुक्राणु जो है क्या होता है, कुछ समय के लिए ठहरता है, रुकता है, परिपक्व होता है। तीसरा कारण मैंने बताया क्या था, तीसरा कारण मैंने यह बताया था कि यह जो है अधिविसर्ग है, एपिडिडाइमिस है, यह विसर्ग को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो 3 कारण है, ध्यान रखिएगा, अधिविसर्ग या एपिडिडाइमिस के, ठीक है। अब देखिए एपिडिडाइमिस के बाद जो नलिका जो है निकली होती है वह नलिका कहलाती है शुक्रवाहिनी। और यह जो शुक्रवाहिनी नलिका है बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। और मैंने कहा था कि जब नर में, मनुष्यों में जो नसबंदी की जाती है उसमें विसर्ग का कार्य नहीं निकाला जाता,
किसको काट कर निकाला जाता है? यही जो वासा डिफरेंसिया है, जो शुक्रवाहिनी नली है, इसी नली को काटकर बांध देते हैं। इसी नली को काटकर क्या कर दिए? बांध दिए। इस पर क्या हुआ? ये जो हम नली देख रहे हैं बच्चों, ये नली क्या है? यह नली जो है स्पर्म को क्या कर रहे हैं? स्पर्म को ले जा रहे हैं। कहां ले जाएंगे? यह जो मादा जनन पथ है, ठीक है, मादा जनन पथ से जो गर्भाशय है वहां उसको छोड़ेंगे, ठीक है, और वहां पर मादा युग्मक और नर युग्मक जब मिलेंगे तो क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, उससे भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, जब इस नली को काटकर मैंने बांध दिया तो स्पर्म तो यहां बना, लेकिन बनकर आया क्या? तो यही आ गया, इसके आगे तो ये जा ही नहीं पाए, स्पर्म तो जाएगा ही, ठीक है। तो यह जो है मनुष्यों में जो नसबंदी होता है बच्चों, इसी नली को काट कर बांध दिया जाता है। वासा डिफरेंसिया जो नली है उसी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसे कहा जाता है वासक्टोमी। इस जो है क्रिया को बोला जाता है वासक्टोमी, क्योंकि वासा डिफरेंसिया यह नली को काटा गया है तो इसी के कारण इसका नाम हो गया वासक्टोमी, ठीक है। तो यह मनुष्यों में नसबंदी होता है, और हमारे भारत में, ठीक है, मनुष्यों की नसबंदी होती कहाँ है? ठीक है, तो यह तो स्त्रियां ही नसबंदी कराती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भारत में, ठीक है, नर तो नसबंदी कराते हैं, लेकिन यदि नर जो है जो नसबंदी कराते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें विषय को काट कर नहीं निकाला जाता, बैल आदि की तरह, ठीक है। जो बैल है आपके या जो बकरा है, ठीक है, उसमें जो बद्धी है, लोग बोलते हैं कि इसको बद्धी कर दिए हैं, ठीक है, गांव की भाषा में, तो उसमें विषय को ही निकाल दिया जाता है, लेकिन मनुष्य में विषय को नहीं निकाला जाता। इसमें उत्तेजना होता है, सेक्स से संबंधित, सेक्स से रिलेटेड उत्तेजना तो होता है इसमें। बैलों में क्या होता है? उत्तेजना ही खत्म हो जाता है, क्योंकि विषय ही निकाल दिया जाता है, और जो है सेक्स में जो है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है टेस्टोस्टेरोन, वह भी निकल जाता है। लेकिन यहां तो टेस्टोस्टेरोन है, विषय है, स्पर्म भी बनेगा, ठीक है, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होगा, लेकिन जो स्पर्म बनेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह है आपका नसबंदी, जिसको हम बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। यह शुक्रवाहिनी नली है, और यह शुक्रवाहिनी नली हमने देख लिया कि जो आपकी सहायक जो है नलिका है वह 4 नलिका हमने देख लिया, ठीक है। एक मैंने देखा विसर्जालक, दूसरा मैंने देखा आपका विसर्जालक, विसर्जालक के बाद शुक्रवाहिका, अधिविसर्ज और शुक्रवाहिनी, यह 4 नलिका। उसके बाद यह नलिका जो है आ जाता है कहां पे? ध्यान रखिएगा, यह सीधे शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि है। 3 ग्रंथियां भी हैं बच्चों, यहां देखिए 3 ग्रंथियां हैं, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कापर्स ग्रंथि, 3 ग्रंथियां भी हैं। अब हम इस कापर्स ग्रंथि की बात करें और इस शुक्राशय ग्रंथि की बात करें, तो यहां से यह जो शुक्रवाहिनी है, ठीक है, जो आपका जो है स्पर्म है, ठीक है, यहां से होते हुए कहा जाता है, यह देखिए यह शुक्राशय में आ जाता है। शुक्राशय भी जो है 2 पाए जाते हैं, शुक्राशय भी 2 पाए जाते हैं, और शुक्राशय को हम इंग्लिश में सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं। और इस शुक्राशय में सीमेन या वीर का, ठीक है, 60% भाग इसी शुक्राशय में अर्थात सेमिनल वेसिकल में उसका निर्माण होता है। स्पर्म, ठीक है, और सीमेन दोनों अलग अलग हैं बच्चों, ठीक है। अब जो स्पर्म आया, ठीक है, वह स्पर्म जब शुक्राशय ग्रंथि में आता है तो यहां पर, ठीक है, कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, यह आदि मिलकर, ठीक है, वीर्य या सीमेन का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक तो यह जो है आपका स्पर्म था, शुक्राणु था, लेकिन जब यह शुक्राशय में आता है तो जो है आपका वीर का या सीमेन का 60% भाग यहीं पर शुक्राशय में, अर्थात अब स्पर्म किसमें परिवर्तित हो रहा है? सीमेन में, ठीक है बच्चों। अर्थात इसमें कुछ जो है ऐसे जो है एंजाइम्स, ऐसे प्रोटीन मिल जाते हैं, जो स्पर्म था वह स्पर्म अब किसमें बदलने लगता है? सीमेन में,
ठीक है, तो शुक्राशय में ही ये क्रिया होती है और 60% जो है सीमेन का आकार शुक्राशय में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिलकर जो है इस स्पर्म को सीमेन में परिवर्तित करते हैं 60%। उसके बाद जो है यह शुक्राशय से आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि में जो सीमेन होता है इसका 20 से 30% भाग जो है आपका इस प्रोस्टेट ग्रंथि में इसका निर्माण हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि में एक सफेद रंग का, ठीक है, क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है, चिपचिपा क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है और 20 से 30% जो है सीमेन का जो है यह निर्माण कर लेता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ध्यान रखिएगा जो ये प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं बच्चों, ठीक है, जब एज अधिक हो जाता है 45 और 50 के अधिक हो जाता है तो कुछ जो है मनुष्यों में यह प्रोस्टेट ग्रंथियां जो है क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं और यूरिन करने में, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। बार बार जो है यूरिन जो है लगने महसूस होते हैं, वो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण होता है। जब यह एज आपका 45-50 के ऊपर जाता है तो प्रोस्टेट ग्रंथियां जो है बड़ी हो जाती हैं, खुलकर बड़ी हो जाती हैं और यूरिन करने में, मूत्र त्याग में शिकायत होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद आता है काउपर ग्रंथि। ठीक है, यह काउपर ग्रंथि क्या है बच्चों? काउपर ग्रंथि में भी जो क्या होता है, आपके सीमेन का जो बचा खुचा भाग है यह काउपर ग्रंथि में निर्माण कर और तो जो है काउपर ग्रंथि जो है यह जो है आपका जो है क्षारीय होता है, जो यूरिन में अम्लीय होता है। ठीक है, वह क्या करता है, यह जो उसको निष्क्रिय। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो है आपकी जो है 4 सहायक जो है नलिका और 3 जो है आपकी ग्रंथियां जो है किस तरह से जो है आपका जो है लैंगिक जनन अंग का कार्य। अब आते हैं यहां पर, देखिए यह जो आपका यह है, यहां से यह जो नली खुली हुई है, जो शुक्राशय के बाद यह जो नली खुली हुई है, ठीक है, इसको जो है स्खलन जो है नली बोलते हैं, स्खलन नली बोलते हैं। ठीक है, यहां पर यह आते हैं तो यह देखिए यह जो आपका है, ठीक है, यह जो नली है आपकी, ठीक, यह जनन मूत्र वाहिनी यूरेथ्रा। यह जो है आपका यह क्या है, यह आपका जनन मूत्र वाहिनी है, यूरेथ्रा है। ठीक बच्चों, और यह आपका पूरा भाग, यह पूरा भाग जो आपको बनाया गया है, इस भाग को सीसन कहते हैं, पेनिस कहते हैं। पूरे भाग को सीसन या पेरिस कहते हैं। और यह जो है आगे वाला भाग है, इसको हम सीसन मुंड या ग्लैंड पेनिस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, वह कौन सा लैंगिक अंग है जिसके कारण सबसे अधिक सेक्स में सबसे अधिक उत्तेजना उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक उत्तेजना जो उत्पन्न करता है वह क्या है, सीसन मुंड। जो सीसन मुंड है, ठीक है, और यह जो है आपका ग्लैंड पेनिस जिसको कहते हैं, यह जो है आपको सबसे अधिक जो है उत्तेजित करता है। और बाहर जो है देखिए, उसके बाहर जो है एक परत होती है, इसके बाहर ऊपर से एक परत होती है। और मुस्लिम में क्या होता है, उनके जो बालक होते हैं उनकी खतना की जाती है, अर्थात जो ऊपर की जो चमड़ी होती है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यह आपका सीसन या मुंड है, यह जो पेनिस है बच्चों। अब इस पेनिस का कार्य क्या है, मैंने बताया कि यह पेनिस में जो सीसन है या मुंड है, सबसे अधिक कौन सा अंग जो है उत्तेजित करता है सेक्स में, तो सबसे अधिक उत्तेजित आपका सीसन मुंड करता है। बालिकाओं की ओर आकर्षित कौन करता है, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। वो बालिकाओं की ओर अर्थात विपरीत लिंगों की ओर आकर्षित करता है टेस्टोस्टेरोन। सेक्स के दौरान सबसे अधिक उत्तेजना किसके कारण होती है, तो यह सीसन मुंड या ग्लैंड पेनिस के कारण होता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए इस पेनिस का कार्य क्या है। हम ये समझते हैं कि पेनिस जो है आपका जो है मुख्य जो है लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, लेकिन बच्चों नहीं, पेनिस मुख्य जो है या प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं है, यह सहायक लैंगिक अंग, क्योंकि न तो इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, इसमें स्पर्म का निर्माण नहीं होता,
इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यही है कि यह यूरिन को बाहर निकालता है, और दूसरा जो आपका सीमेन है, वीर्य है, उसको जो है मादा के जनन पथ के माध्यम से, ठीक है, उसके गर्भाशय में उस सीमेन को पहुंचा देता है। बस इसका कार्य यही है। इसका कार्य दो है, एक यूरिन अर्थात मूत्र त्यागने के लिए, ठीक है, यूरिन को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा क्या है, सीमेन को, ठीक है, गर्भाशय या यूटेरस में पहुंचाना। यही इनका दो कार्य है, और पेनिस का कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका जो है पेनिस हुआ। तो इस तरह से हमने देखा। कुछ और चीजें हैं। कभी कभी बच्चों होता क्या है कि रात को सोते समय नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, सफेद जो है चिपचिपा पदार्थ जो है ऑटोमेटिक सोते ही गिरने लगता है, इसको हम नाइट फॉल कहते हैं। बच्चों यह क्या होता है? बच्चों जब हम रात को सोते समय हमारा जो मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता, ठीक है, हम इधर उधर की चीजें विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं या उनके प्रति सोचते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन है क्या करता है, यह उत्तेजित करता है, और यह जो सिसन है, ठीक है, ग्लैंड पेनिस, ठीक है, यह भी आपको जो है उत्तेजित करता है। तो रात को सोते समय गलत स्वप्न आना, गलत चीजें, गलत विचार जो है दिमाग में आना, तो जिससे क्या होता है कि स्वतः ही जो आपका सीमेन है वह आपका स्खलन हो जाता है, उसका गिर जाता है। इसी को हम नाइट फॉल कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपका वीर्य है, जो आपका स्पर्म है, आपने देखा कि स्पर्म जो है कहाँ जाके एकत्रित होता है, कहाँ स्टोर होता है, एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है और वहीं पर परिपक्व होता है। बच्चों जो स्पर्म होता है इसको बनने में 74 दिन लगते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग को जानकारी न होने के कारण, ठीक है, आप गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और 20, 22, 25 साल बाद, ठीक है, आपको, ठीक है, इसका दंड भुगतना पड़ता है। और गुप्त रोग जो दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ, वहां जाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। नाम ही रखा गया गुप्त, इसके नॉलेज को गुप्त रखा गया है। क्यों भाई, क्यों गुप्त रखा गया है? ठीक है, हर चीज तो गुप्त नहीं रखते। सेक्स एजुकेशन को क्यों गुप्त रखा गया है? जिस तरह से हमारे शरीर में अंग है उसी तरह से यह भी एक अंग है, ठीक है, यह भी हमारी दैनिक प्रक्रिया का एक अंग है। और यह जो है ऐसा नहीं कि जितने भी जो है जनसंख्या है, विश्व की जितनी भी जनसंख्या है, सभी जो है नर और सभी जो है मादा में, अर्थात सभी पुरुष और सभी स्त्रियों में यह है। ऐसा नहीं कि किसी में नहीं, सभी में है। इतना इसको दबाया क्यों जाता है? क्यों इसका हवा बना दिया गया है? और जब आप किसी चीज को जितना दबाएंगे वह इतना ही उभरने का प्रयास करेगा। इसीलिए जो बच्चे हैं वह गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। आप एक बायो की स्टूडेंट हैं और आगे जो है आपका टारगेट होगा डॉक्टर बनने की, ठीक है, तो जो सेक्स एजुकेशन के विषय में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप भी जानिए और लोगों को भी जागृत कीजिए, ठीक है, जिसके कारण जो है हमारे अधिकांश जो किशोरावस्था के बच्चे हैं गलत संगत में पड़ जाते हैं क्योंकि सही नॉलेज न होने के कारण, ठीक है, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, हम जो बता रहे हैं, जो आपका स्पर्म है उसको बनने में 74 दिन लगते हैं। 74 घंटे नहीं बच्चों, 74 दिन लगते हैं उसको बनने में। और हम 2 मिनट में ही क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। गलत विचार दिमाग में आया, उसको आप 2 मिनट में ही बाहर कर दिए, लेकिन उसको बनने में कितने समय लगते हैं? 74 दिन लगते हैं। और ध्यान रखिएगा, यह स्पर्म अपने से नहीं गिरता बच्चों, जब तक आप इसको गिराएंगे नहीं, ठीक है, यह गिराने से गिरता है, ठीक है, स्वतः यह नहीं गिरता।
जो नाइट फॉल है, अगर आपका जो है मस्तिष्क स्वस्थ है, ठीक है, तो नाइट फॉल नहीं होगा। नाइट फॉल तभी होता है जब गलत विचार आपके दिमाग में आते हैं। जब गलत विचार आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन जो है आपको उत्तेजित करेगा। जब उत्तेजना होगा, ठीक है, तभी जो है आपका यह स्पर्म बाहर निकलेगा। ठीक है, तो स्वतः नहीं गिरता नाइट फॉल में, आपकी गलत आदतों के कारण, ठीक है, गलत विचार के कारण ही नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल और ये जो है आप अधिक जो है आपका सीमन आदि गिराने से क्या होता है, कुछ बच्चे जो है या कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता इससे, नहीं बच्चे, ठीक है, बहुत कुछ होता है। मैंने कहा ना कि इसको बनने में 74 दिन लगते हैं। ठीक है, अधिक प्रयोग इसका करेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, शरीर आपकी शिथिल पड़ जाएगा, वह एक्टिव आप नहीं दिखेंगे। ठीक है, आपकी इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से आगे चलकर, ठीक है, बहुत से जो आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। फिर आप गुप्त रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। ठीक है, और गुप्त रोग विशेषज्ञ बस इसका इतना हुआ है, इसके डर से, इसके नाम से वो कुछ भी दवा दे देते हैं, आप उसका यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आप बायो के स्टूडेंट हैं, इसके विषय में जानकारी आप रखें और सही सदुपयोग करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमने तो देख लिया, और एक चीज और बच्चों, जो आपका स्पर्म है सेक्स के दौरान पहली बार आपका जो स्पर्म है वह कितना गिरता है, जो स्पर्म है वह 5 से 7 ml तक गिरता है। ध्यान रखिएगा, 7 ml तक। अब उस 7 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, इनका जीवन अवधि कितना होता है बच्चों? वह केवल 30 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं। उनका समय, उनका काल 30 मिनट का होता है और 30 मिनट बाद वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, 30 मिनट, 20 या 30 मिनट तक ही इनकी अवधि, इनकी काल होती है। उसके बाद स्वतः ही वह निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और एक बार में 5 से 7 ml जो है वह निकलता है, और जो है आपसे 5 या 7 ml में जो है आपका जो है 20 लाख स्पर्म आपका निकलता है। ठीक है बच्चों, तो यह हमने देखा। और ध्यान रखिएगा, हाइड्रोसिल बीमारी का भी आपने नाम सुना होगा। हाइड्रोसिल, यह हाइड्रोसिल क्या है बच्चों? यह जो आपका विषय है, ठीक है, इसमें जो है चोट आदि लगने के कारण जो है यह क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाता है। वैसे यह कोई बहुत बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करके जो है उसको हम सही करते हैं। तो यह भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, और हमने नाइटफॉल की बातें भी हमने कर ली, स्वप्न दोष जिसको कहते हैं उसकी भी बातें हमने कर ली। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो है आपका मूत्राशय है, ठीक है, यह ध्यान रखिए, यूनरी ग्लैंड है, ये ब्लेडर है, यूनरी ब्लेडर है, अर्थात मूत्राशय, मूत्र जो है यहीं पर एकत्रित होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि नर में जो आपका स्पर्म या सीमन जो निकल रहा है और जो आपका यूरिन निकल रहा है, दोनों का एक ही रास्ता है, एक ही नली है, अलग अलग नली नहीं। लेकिन मादा में क्या है, मादा में अलग नली है। यूरिन के लिए उनके पास एक अलग व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन यहां, ठीक है, यहां पर जो है नर में हम देखेंगे दोनों के लिए एक ही व्यवस्था है, एक ही नली है। एक ही नली से यूरिन भी जो है बाहर निकलता है और एक ही नली से आपका स्पर्म भी बाहर निकलता है। वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, इस तरह से इनमें व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए इसके विषय में और जो है इतना आपको बहुत पढ़ लिया है और कुछ शायद इसमें छूटा नहीं है, सभी चीजें हमने अध्ययन कर लिया इसके विषय में। और बोर्ड एग्जाम में जो 2022 में जो प्रश्न आने वाले हैं, इससे अधिक जो है आपका लघु उत्तरी प्रश्न ले लें, बहुविकल्पी प्रश्न ले लें, जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न ले लें, तो नर गणित से इससे अधिक कहीं प्रश्न जो है
आपका उठाकर नहीं देने वाला एग्जाम 2022 बोर्ड एग्जाम। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा आप आसानी से इसके विषय में आप कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम जो है मादा जनन तंत्र के विषय में पूरी तरह से अच्छा जो है नॉलेज ग्रहण करेंगे, ठीक है, क्योंकि मादा जनन तंत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसको अध्ययन करने के बाद तब हम देखेंगे वह स्पर्म की संरचना क्या है, स्पर्म क्या है, शुक्र जनन नलिका क्या है, उनके अनुपस्थ काट का चित्र क्या है, जो है स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे, तो आदि हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।